हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत जनरेटर के बारे में। जी हाँ, इलेक्ट्रिक जनरेटर। आइए समझते हैं कि विद्युत जनरेटर क्या होता है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है विद्युत जनरेटर या डायनेमो। देखिए इसको विद्युत जनरेटर या इसको डायनेमो भी कहा जाता है। वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे। ध्यान दीजिएगा, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या है? कहीं पर कोई चीज़ मूव करता है, गति करता है, तो जिस ऊर्जा के कारण वो गति करता है उसको हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। जैसे कि मोटर आप लोग देखे होंगे, तो मोटर कैसे चलता है? जब हम उसमें एसी या डीसी करंट देते हैं तो मोटर क्या होता है? घूमने लगता है। तो जो घूमता है उसमें ऊर्जा व्यय हो रही है, उस ऊर्जा को हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। आप लोग चलते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, तो जो खेलने में जो ऊर्जा लगती है, दौड़ने में जो ऊर्जा लगती है, चलने में जो ऊर्जा लगती है, उस ऊर्जा को हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो जब हम मोटर में विद्युत धारा देते हैं तो घूमने लगता है, वो होता है यांत्रिक ऊर्जा। तो माइकल फैराडे ने सोचा कि जब विद्युत धारा प्रवाहित करने से मोटर में विद्युत धारा दिया जा रहा है तो वो घूम रहा है, तो क्यों ना हम मोटर को घुमा के विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर ले। क्योंकि बहुत पहले ही जो है बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कहा था कि ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे रहे हैं, तो क्यों ना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाए। तो उन्होंने क्या किया कि एक उपकरण खोज दिया, विद्युत जनरेटर। उनका जो खोजा गया उपकरण था विद्युत जनरेटर या डायनेमो। तो डायनेमो करता क्या है कि वो यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। अब मोटर क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करता है यांत्रिक ऊर्जा में। वैसे पिछले वीडियो में हमने मोटर भी बता दिया है, और माइकल फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी जो नियम था, एक्सपेरिमेंट था, उसको भी हमने बता दिया है। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, और वहाँ से उस वीडियो को देखिए, फिर इसको देखिए तो बेहतर समझ में आएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं जनरेटर के बारे में, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो वैसे लॉजिक तो पुराना ही है कि जब विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा बनाया जा सकता है तो क्यों ना यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा भी बनाया जा सकता है, क्योंकि ऊर्जा को तो हम एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। तो यही सोच के माइकल फैराडे ने जो उपकरण बनाया, यंत्र बनाया, वह यंत्र करता क्या था कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता था, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता था। मतलब हम कह सकते हैं कि जो यंत्र था वह विद्युत की उत्पत्ति कर रहा था, इसलिए उसका नाम रखा गया विद्युत जनरेटर। जनरेटर मतलब होता है उत्पन्न करना, जनरेट करना। अब यहाँ देखिए, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है विद्युत जनरेटर कहलाता है। बहुत सिंपल है कि वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर दे? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे, उसको हम कहते हैं विद्युत जनरेटर। इसी का उल्टा था मोटर, कि वह यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे वो कहलाता था मोटर। और उसी का ये रिवर्स है, उल्टा है। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, विद्युत जनरेटर होता है, ये दो प्रकार का होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा जो है दो प्रकार का होता है, एक एसी होता है और एक डीसी होता है। तो ठीक उसी प्रकार ये जो विद्युत जनरेटर है ये भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो हमने लिखा है कि यह दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर, मतलब कि एसी जनरेटर। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा। और दूसरा होता है दिष्ट धारा जनरेटर, डीसी जनरेटर, डायरेक्ट करंट। तो जो हम लोग का विद्युत जनरेटर होता है वो दो प्रकार का होता है। तो आइए इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वैसे ये जो दोनों प्रकार का जनरेटर होता है ये दोनों सेम काम करता है, बस अंतर थोड़ा सा इसकी संरचना में थोड़ा सा अंतर होता है। बाकी सारा का सारा इसका प्रोसेस एक ही समान होता है। इसकी संरचना भी लगभग 95% इसकी संरचना बराबर होती है। तो हम पहले एसी जनरेटर को पढ़ लेते हैं और फिर उसी में संरचना को थोड़ा सा चेंज करके डीसी जनरेटर को भी पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एसी जनरेटर। अब हम समझते हैं एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर जो है, एसी जनरेटर हो चाहे डीसी जनरेटर हो, ये जो जनरेटर है ये काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर।
और पिछले वीडियो में हमने बताया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में, तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए। लेकिन फिर भी एक बार हम उस सिद्धांत को बता देते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी चालक को रख दिया जाए, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी चालक को रख दिया जाए और उस चालक को घुमाया जाए या उस चुंबकीय क्षेत्र को बार बार परिवर्तित किया जाए, दो तरीका है। या तो आप चालक को घुमा के चुंबकीय क्षेत्र को बदलिए या चुंबक को जो है नज़दीक और दूर करके चुंबकीय क्षेत्र को बदलिए। तो आप जिस भी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करेंगे, तो जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे, बार बार परिवर्तन करेंगे, तो उस चालक में जो है एक प्रकार का विद्युत वाहक बल काम करता है और उस विद्युत वाहक बल के कारण उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है और उस धारा को हम कहते हैं प्रेरित विद्युत धारा। इस चीज़ को हमने पिछले वीडियो में बताया था। अब उसको हम अप्लाई करते हैं। तो जो हम लोग का जनरेटर होता है, एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर, वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो सिद्धांत को हमने यहाँ पर लिख दिया है। लिखा गया है कि यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमने बताया विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है कि जब किसी चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र में अगर बार बार परिवर्तन करें, चुंबकीय क्षेत्र में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसमें एक प्रकार का विद्युत धारा बहने लगता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और फिर भी यहाँ पर हमने लिखा है कि जब किसी चालक से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है, तो अभी हमने बताया किसी चालक से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप परिवर्तन करते हैं तो उस चालक में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। इसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करने क्या वाले हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में हम चालक को रखेंगे और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को बदलेंगे। तो हमने बताया है कि जैसे चुंबकीय क्षेत्र को बार बार हम क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करने के लिए दो उपाय है। या तो आप चुंबक को उस चालक से दूर ले जाइए, नज़दीक ले आइए, दूर ले जाइए, नज़दीक ले आइए, बार बार उस चुंबक को मूव कराइए। नहीं तो चुंबक को वहीं रहने दीजिए जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, बीच में चालक को ही घुमा दीजिए। तो चालक को भी घुमाएंगे तो बार बार क्या होगा, उसमें परिवर्तन होगा चुंबकीय क्षेत्र में, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो चालक से जुड़ी हुई है और चालक जब गति करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान उस चालक पर क्या होगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा। मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा और जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो वहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर अब हम अगर बात करें मोटर की संरचना के बारे में, तो इसके सिद्धांत से स्पष्ट है कि हमको कहीं से ना कहीं से चुंबकीय क्षेत्र लगाना पड़ेगा और चालक भी रखना पड़ेगा। इसका मतलब कि अब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्षेत्र चुंबक, जो प्राकृतिक चुंबक होता है, शक्तिशाली चुंबक होता है, उसका हम उपयोग करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा है विद्युत जनित्र की संरचना। संरचना में देख लीजिए इसके प्रमुख भाग निम्न है। मैंने विद्युत जनित्र का जो संरचना का जो पार्ट्स है वो निम्नलिखित है यहाँ पर। पहला क्षेत्र चुंबक है, फील्ड मैग्नेट। दूसरा है आर्मेचर या कुंडली, यही आपका चालक तार रहेगा। चालक तार को लपेट के कुंडली बनाया जाएगा। और ये देखिए क्षेत्र चुंबक हो गया चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए, ये आर्मेचर हो गया चालक तार, उसमें घुमाया जाएगा तभी तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो विद्युत धारा बहेगा। तीसरा चीज़ है सर्पी वलय, स्प्लिट रिंग। सर्पी वलय का मतलब कि इसी सर्पी वलय की सहायता से जो है इस आर्मेचर को आसानी से घुमाया जाता है। उसके बाद से है ब्रूस। ब्रूस जो है इस सर्पी वलय से जुड़ा होता है और इसी ब्रूस के माध्यम से जो है धारा जो है बाहर की तरफ निकलती है। वही से इसका आउटपुट है, क्योंकि धारा जब उत्पन्न होगा तो आप किसी न किसी माध्यम से उसको बाहर जरूर निकालेंगे। तो ये ब्रूस ही क्या है, उसका आउटपुट है। तो ये हमारे चार भाग हैं विद्युत जनित्र की, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, सर्पी वलय और ब्रूस। अब इसके पार्ट्स को, एक एक भाग को हम समझते हैं। देखिए पहला है क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक क्या होता है? क्षेत्र चुंबक एक शक्तिशाली चुंबक होता है और इस चुंबक के द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। क्योंकि देखिए हमने सिद्धांत में लिखा है कि जब किसी चालक से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है तो उस चालक में विद्युत धारा बहती है, तो हमको चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना पड़ेगा। तो उस चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए हम यहाँ पर क्षेत्र चुंबक लगाते हैं। तो देखिए इस तरह से आपका ये क्षेत्र चुंबक हो गया। यहाँ पर मान लीजिए ये क्या हो गया, क्षेत्र चुंबक। और इस क्षेत्र चुंबक में क्षेत्र चुंबक है, दो क्षेत्र चुंबक है इधर से, एक इधर हैवी चुंबक रखा गया है, एक इधर रखा गया है। मान लीजिए कि ये नॉर्थ है और इधर क्या है, साउथ। ये आपका क्षेत्र चुंबक हो गया। अब यह क्षेत्र चुंबक क्या कर रहा है कि इसमें बीच में यहाँ पर
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है। और जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र को हम कुछ काल्पनिक रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिनको चुंबकीय बल रेखाएं कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र को, चूंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र को हम कुछ काल्पनिक रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसको चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। और अगर किसी भी प्रकार से इन बल रेखाओं की संख्या ज्ञात कर लिया जाए तो उसको कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स आगे की चीज़ है, आगे पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है, और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो होता है नॉर्थ से साउथ के तरफ। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। हम यहाँ पर लिख देते हैं याद रखने के लिए, नॉर्थ से साउथ। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होगी। ये चीज़ याद रखना है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। दूसरा चीज़ है आर्मेचर या कुंडली। अब ये आर्मेचर क्या होता है? तो आर्मेचर वैसे नर्म लोहे का क्रूड होता है। नर्म लोहा है तो नर्म लोहे का क्रूड होता है, इस तरह से नर्म लोहे का क्रूड होता है। इसके ऊपर हम तांबे के तारों को पूरा लपेट करके एक हम कुंडली बनाते हैं। पूरा तांबे के तारों को लपेट क्या बनाते हैं? कुंडली बनाते हैं। तो वो आर्मेचर यहाँ पर बीच में लगा होता है। तो यहाँ देख लीजिए, हम एक मान लीजिए कि यहाँ पर आर्मेचर लगा दिए, ठीक, ये आर्मेचर हो गया। अब इस आर्मेचर के दो सिरे हैं, देखिए ये इसके दो सिरे हो गए, ये आपका हो गया आर्मेचर। ध्यान दीजिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र जो है नॉर्थ से कहाँ जा रहा है? साउथ में जा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से साउथ, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, ठीक। ये हो गया आपका आर्मेचर। आर्मेचर हो गया, इस पर बहुत सारे तांबे के फेरे लगाए जाते हैं ऐसे। फिलहाल हम उसको दिखा नहीं रहे हैं, नहीं तो चित्र जो है काफ़ी एक ही में गजा जाएगा। तो इसमें हम इसको थोड़ा सीधा बना लेते हैं। चलिए, ये हो गया आपका आर्मेचर। अब देखते हैं सर्पी वलय क्या होता है। तो जो आर्मेचर का दोनों सिरा होता है, आर्मेचर का दोनों जो सिरा है, यही आपका सर्पी वलय से जुड़ा होता है। सर्पी वलय को हम सिंपल लैंग्वेज में बैरिंग समझ लीजिए। बैरिंग, दो चूड़ी समझ लीजिए, चूड़ी के जैसा होता है, और उसमें ये इस तरह से पकड़ के आसानी से क्या रहता है? घूमता रहता है। सर्पी वलय इस तरह का होता है, पकड़ के आसानी से उसमें क्या रहता है? घूमता रहता है सट के। तो दो यहाँ पर सर्पी वलय लगे होते हैं। अब देखिए, एक सर्पी वलय इस तरह से होगा, रिंग समझिए, बैरिंग समझ लीजिए। जो सर्पी वलय है इसको आसानी से जो है घुमा कर रखता है। ये आपका सर्पी वलय हो गया। और हमको ध्यान यह देना है कि इसका जो एक रिंग होता है ना, एक रिंग मैंने एक रिंग कर रहे हैं, ये जो इस आर्मेचर का एक सिरा वो इस सर्पी वलय से जुड़ा रहता है, और बाकी जो दूसरा वाला होता है ना, दूसरा वाला दूसरे सर्पी वलय से जुड़ा होता है। यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर देख लीजिए, ये सर्पी वलय, थोड़ा हमारा चित्र गड़बड़ हो जाता है। आप लोग चित्र पर विशेष नहीं देखेंगे, ध्यान में रखेंगे, बस समझना है। तो ये एक और रिंग हो गया। तो ये हमारा सर्पी वलय। सर्पी वलय मतलब कि वलय मतलब रिंग होता है, सर्पी मतलब जो सरकने वाला। तो ये जो आपका देखिए, जो आर्मेचर का दो सिरा था वो एक सर्पी वलय से जुड़ा है और दूसरा वाला दूसरे से। अब जैसे ये इस तरह का कंडीशन होता है, जैसे अभी तो कुछ, चलिए इसी को समझ लेते हैं। ये मान लीजिए आपका सर्पी वलय है। तो जो हम लोग का ये आर्मेचर का दो गो है ना, दो गो, एगो इससे जुड़ा होता है और एक दूसरा वाला आर्मेचर दूसरे वाले से जुड़ा होता है। आइए इसी पर जो है मान लीजिए कि घूमेगा तो इसे सरकेगा, इसी पर तो सरकते हुए घूमता है। ये आपका सर्पी वलय है। अब इसी सर्पी वलय पर जो है एक कार्बन का यहाँ पर ब्रूश लगा होता है। कार्बन का यहाँ पर ब्रूश लग जाता है, इस तरीके से कार्बन का ब्रूश लगता है। और इस वलय पर भी इस तरह से कार्बन का ब्रूश लग जाएगा, ठीक। कार्बन का ब्रूश लग गया। और इसी कार्बन के ब्रूश का जो है दो पॉइंट दिख रहा है, यहीं से हम क्या करते हैं कि दो तार जोड़ के जो है निकाल के हम यहाँ पर दो पॉइंट बना देते हैं। और इस पॉइंट को चाहे तो आप किसी भी बल्ब से जोड़ दीजिए या किसी भी विद्युत उपकरण से जोड़ दीजिए जिसमें हमको धारा प्रवाहित करना है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर क्या कर दिए, एक
बल्ब बना दे रहे हैं, एक बल्ब से जोड़ दिए। ठीक, तो हम लोग का ये जो संरचना है वो हो चुका है जनरेटर का। एक बार पुनः देख लीजिए, सिद्धांत क्या है कि यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चालक से संबद्ध, इधर से बता देते हैं, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी चालक से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है तो उस चालक में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। जब हम चुंबकीय क्षेत्र में बार बार परिवर्तन करेंगे तो विद्युत धारा उत्पन्न होगा। इसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। और जनरेटर के जो संरचना के जो मुख्य भाग है वो यहाँ पर हमने लिख दिया है। क्षेत्र चुंबक, यहाँ पर हमने क्षेत्र चुंबक लगा दिया क्योंकि हमको चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है। उसके बाद है आर्मेचर। आर्मेचर मतलब कि वही आपका क्या, चालक। तो चालक यहाँ पर आर्मेचर, आर्मेचर से क्या बनाएंगे हम, कुंडली बनाएंगे। उसके बाद है सर्पी वलय। सर्पी वलय पर वो चालक क्या होगा, संपर्क करते हुए घूमेगा और इस ब्रश की सहायता से हम क्या करते हैं, विद्युत धारा को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा हो गया क्षेत्र चुंबक, ये हो गया आर्मेचर, ये हो गया दो आपका सर्पी वलय, और इसके साइड में यहाँ पर देख लीजिए ये लग गया ब्रश। अब इसमें विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब होता क्या है, ये जो आर्मेचर होता है ना वो एक सॉफ्ट से जुड़ा होता है, सॉफ्ट से जुड़ा होता है। और ये सॉफ्ट आगे जाके किसी डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन से जुड़ा होता है, क्योंकि देखिए हम इसी आर्मेचर को घुमाने वाले हैं। और जब इस आर्मेचर को घुमाएंगे तभी जाके हमारा विद्युत धारा उत्पन्न होगा। तो इसको घुमाने के लिए हम आगे इसको क्या करते हैं कि डीजल इंजन से इसको जोड़ देते हैं। जैसा कि अब जनरेटर नॉर्मली देखे भी होंगे कि जो आगे का डायनेमो होता है हिस्सा, डायनेमो जहाँ से विद्युत धारा उत्पन्न होता है, वो आके पीछे डीजल इंजन से जुड़ा होता है। हम उसको जब हैंडल मारते हैं, पूरा घुमाते हैं तो इंजन चालू हो जाता है। इंजन चालू होता है, वस्तु पूरा क्या होता है, घूमने लगता है, और घूमने लगता है तो धारा उत्पन्न कर देता है। तो वही चीज़ यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जो आर्मेचर होता है यह पीछे डीजल इंजन से या पेट्रोल इंजन से जुड़ा होता है। ठीक, ये आपका हो गया। अब इसी शाफ्ट को क्या करते हैं, घुमाते हैं। तो मान लीजिए कि घुमा दिया गया इस तरह से, इसी शाफ्ट को क्या करते हैं, घुमाते हैं। और जब घुमाएंगे तो देखिए बहुत ही आसान सा, ये समझिए ये आपका सॉफ्ट हो गया, ऐसे सॉफ्ट है, सॉफ्ट ऐसे है। इसी सॉफ्ट को आगे इंजन से जोड़ा गया है। यही सॉफ्ट ऐसे क्या होगा, घूमेगा, और जब ये घूमेगा तो विद्युत धारा उत्पन्न होगा। अब उत्पन्न कैसे होता है इसको समझ लीजिए। देखिए हमने बताया है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो नॉर्थ से क्या होता है, साउथ की तरफ होता है। मतलब कि ऐसे समझिए कि इसमें से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ जा रही हैं, साउथ की तरफ जा रही हैं। ठीक, और भी सिंपल उदाहरण समझ लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि इधर से पानी बह रहा है। ठीक, मान लीजिए, चलिए इधर समझते हैं, इधर यहाँ पर पानी बह रहा है। अब हम बीच में क्या किए, इसको ऐसे रख दिए हैं, पानी ऐसे बह रहा है। और जब पानी ऐसे बहेगा तो ये बहुत ज़्यादा पानी को प्रभावित नहीं कर पाएगा। जितना पानी इधर से आएगा उतना ही पानी इधर चला जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोक नहीं पाएगा पानी को। पानी आया, पानी चला गया, इधर कोई प्रभाव पड़ा नहीं। लेकिन सोचिए कि इसको हम अगर ऐसे कर दें, खड़ा कर दें, तो जितना पानी आ रहा है क्या उतना पानी इधर जाएगा, नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ तो ये रोक ही देगा। अब समझिए, इसको हम बार बार ऐसे घुमा रहे हैं, बार बार क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। अब पानी इधर बह रहा है, तो बार बार इसको हम घुमाएंगे इसको, तो जब ये ऐसे होगा तब पानी ज़्यादा जाएगा, थोड़ा सा ऐसे होगा थोड़ा पानी कम होगा, खड़ा कर देंगे पानी और कम हो जाएगा, फिर जैसे ये झुका पानी थोड़ा बढ़ेगा, फिर ऐसे हुआ पानी पूरा जाने लगा। इसका मतलब क्या है कि इसको हम बार बार घुमा रहे हैं तो इधर जो पानी जा रहा है उसमें परिवर्तन हो रहा है। बस वही होता है चुंबकीय क्षेत्र में। अब मान लीजिए कि इधर से चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं इधर जा रही हैं, तो जब ये ऐसे है आर्मेचर, पूरा चुंबकीय बल रेखाएं पास कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आर्मेचर हमारा ऐसे घुमा तो चुंबकीय बल रेखाएं थोड़ी सी परिवर्तित होंगी, सीधा हुआ थोड़ी सी और परिवर्तित होंगी, ऐसे घुमा फिर परिवर्तित हुआ, इस तरह से घुमा फिर परिवर्तित हुआ। अब ये कुंडली बार बार घूम रहा है, तो जो चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं इधर नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ साउथ की तरफ, इसमें बार बार क्या होगा, परिवर्तन होगा। और जब चुंबकीय बल रेखा में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र
को दिखाते हैं हम क्या, चुंबकीय बल रेखाओं से। मतलब कि चुंबकीय बल रेखाएं ही क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो अब इसको बार बार घुमाएंगे तो उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा, और जब परिवर्तन होगा बस विद्युत धारा उत्पन्न हो गया। तो इसको हम करते क्या है कि यहाँ पर इंजन की सहायता से घुमाते हैं। इंजन की सहायता से जब इसको घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं, और जब ये ऐसे है तो ज़्यादा मात्रा में जा रही हैं, ऐसे ऐसे होते 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 ऐसे जाएगा, प्रभावित करेगा, फिर से घुमा प्रभावित करेगा, फिर एक राउंड घुमा फिर प्रभावित करेगा। तो जब ये इंजन को चालू कर देते हैं, ये घूमने लगता है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो जाने वाली चुंबकीय बल रेखाएं हैं उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। और जब परिवर्तन होता है तो इसमें विद्युत धारा, इसी में इस कुंडली में ही विद्युत धारा उत्पन्न होता है, और वह विद्युत धारा जो है यहाँ से आता है और कार्बन ब्रूस से होते हुए क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। जैसा कि पानी के बारे में हम बताएं कि पानी ऐसे जा रहा है और हमारा ऐसे था तो ज़्यादा पानी जा रहा था, इसको बार बार घुमाने लगेंगे तो जो है इधर पानी जो है जाएगा, लेकिन जो है बदल बदल के जाएगा, परिवर्तित होकर जाएगा, कभी ज़्यादा जाएगा, कभी कम जाएगा, कभी ज़्यादा जाएगा, कभी कम जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर होता है, जब ये घूमता है तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, तो बार बार ये परिवर्तन होता है, और इस परिवर्तन के कारण ही क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। तो जब ये घूमता है तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो विद्युत धारा बहेगा। अब देखिए ये घूमता है तो धारा कैसे उत्पन्न होता है। देखिए हमने पढ़ा है कि जब इसको जब कुंडली को इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, और जब परिवर्तन होगा तो धारा बहेगा। अब धारा की दिशा कैसे होगी, ध्यान से समझिए। धारा की दिशा जो है ना इसकी गति पर डिपेंड करता है। अगर हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को समझे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यह कहा जाता है कि यदि अंगूठा देखिए हम पिछले वीडियो में बाएं वाला नियम बताए थे, यहाँ पर दाएं वाला समझा दे रहे हैं। यदि अंगूठा चालक की जो कुंडली है इसकी दिशा को प्रदर्शित करे और सामने वाला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो जो ये बीच वाली उंगली होगी, मध्यमा उंगली होगी, यह धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अब इसी को यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इसको इस तरह से घुमा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम इसको इस तरह से घुमा रहे हैं, ये आप ऐसे समझिए, चुंबकीय बल रेखाएं ये जा रही हैं, हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, यहाँ समझिए, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इसको हम इस तरह से है, सेम है, इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं इस तरह से। मतलब कि जो गति है चालक की वो ऊपर की तरफ है, तो हम अंगूठे को कहाँ रखेंगे, ऊपर की तरफ रखेंगे, ठीक। और जो ये वाला जो है सामने वाली जो उंगली है ये दिखाता है चुंबकीय क्षेत्र को, तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। तो ये हो गया धारा की गति की दिशा, चालक की गति की दिशा, और ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो जो ये वाला अंगुली है ये दिखाएगा धारा की दिशा को। तो अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से साउथ की तरफ, और हमारा जो ये आर्मेचर है वो ऐसे गति कर रहा है, ऐसे गति कर रहा है, मतलब कि ये हमारा ऊपर की तरफ होगा, तो धारा कहाँ बहेगा, अंदर की तरफ बहेगा। अंदर की तरफ का मतलब क्या है, आपका जो ये आर्मेचर है, देखिए आर्मेचर कैसे घूम रहा है, ध्यान दीजिएगा, अंगुली पर भी ध्यान दीजिए। आर्मेचर इस तरह से घूमा, मतलब कि अंगूठा हमारा बता रहा है कि आर्मेचर कहाँ जा रहा है, इसे ऊपर की तरफ घूम रहा है, ऊपर की तरफ। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, मतलब कि इधर है। तो जो इसमें धारा बहेगा वो अंदर की तरफ बहेगा, मतलब कि ये धारा इसमें जब बहेगा तो इस पर अंदर की तरफ बहेगा, अंदर की तरफ। तो ये अगर ऐसे बना दिया जाए तो धारा कहाँ दिखाई देगा, ऊपर की तरफ दिखाई देगा। तो धारा हमारा कहाँ जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ बहा, ऐसे धारा बहेगा, धारा बहेगा, आएगा, धारा इसमें आएगा, धारा इससे बहेगा, इसका परिपथ पूरा धारा बहना चालू हो जाता है। तो जब हम इसको घुमाएंगे तभी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, नहीं घुमाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो धारा नहीं बहेगा। तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक रहा। एक बार इसको 1 मिनट में रिवाइज कर देते हैं। सिद्धांत क्या है मोटर का, कि यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब हुआ कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से संबद्ध जब कोई चुंबकीय क्षेत्र है उसमें कोई चालक है, मतलब कि उस चालक से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाए, तो परिवर्तन जब होता है तो उस चालक में विद्युत धारा बहने लगता है। यही सिद्धांत है कि जब किसी चालक से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है तो उस चालक में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। इसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। बहुत सिंपल है। और इसकी संरचना जो है 4 भागों से मिलकर हुई है।
पहला कौन है, क्षेत्र चुंबक, दूसरा आर्मेचर, तीसरा सर्पी वलय, चौथा ब्रूस। क्षेत्र चुंबक से ही हम लोग क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, और आर्मेचर आपका मेनली क्या होता है, चालक होता है। और सर्पी वलय जो है उस सर्पी वलय क्या है कि चालक उस सर्पी वलय को स्पर्श करके जो है घूमता रहता है। और ब्रूस क्या है, ब्रूस के माध्यम से धारा बाहर निकलती है। देख लीजिए, क्षेत्र चुंबक ये हो गया आर्मेचर, ये दो हो गया सर्पी वलय, आर्मेचर के दोनों सिरे आके सर्पी वलय से जुड़े हुए हैं। और ये हो गया कार्बन ब्रूस, यहाँ से धारा जो है बाहर निकलती है। अब इस आर्मेचर को हमको क्या करना है, डीजल इंजन से इसको घुमा देना है, या किसी माध्यम से इसको घुमा देना है। और जब घुमाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो इसमें विद्युत धारा बहेगी, और यहाँ पर एसी विद्युत धारा बहेगी। एसी मतलब कि प्रत्यावर्ती धारा बहेगा। और अगर आप इस जनरेटर को डीसी जनरेटर बनाना चाहते हैं तो बहुत इसमें आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्र चुंबक वही रहेगा, आर्मेचर वही रहेगा, सर्पी वलय भी वही रहेगा, ब्रूस भी वही रहेगा। बस सर्पी वलय जो है यहाँ पर 2 लगा है ना, यहाँ पर 2, तो डीसी जनरेटर में 2 नहीं होता है। जिस तरह मोटर में हम लोग पढ़े थे, मोटर में इस तरह से विभक्त वलय, तो इसमें भी विभक्त वलय, मतलब कि सेम टू सेम जो मोटर का संरचना है वही किसका संरचना है, डीसी जनरेटर का संरचना है। तो जो मोटर है वो डीसी जनरेटर है, सेम टू सेम है, संरचना में तो कोई अंतर ही नहीं है। जो मोटर की संरचना है वही डीसी जनरेटर की संरचना है। बस मोटर में क्या करते हैं कि विद्युत धारा को देते हैं तो वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, और उसको घुमाने लगे हम रियल इंजन की सहायता से घुमाएं तो डीसी करंट भी दे देगा। तो यहाँ पर आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अगर डीसी जनरेटर की बात करें तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। डीसी जनरेटर में बस केवल ये जो होता है ना, ये विभक्त वलय होता है। एक सिरा आधे हिस्से से, दूसरा सिरा उसके आधे हिस्से से जुड़ा होता है, और यहाँ पर फिर ब्रूस लग जाता है आपका, यहाँ से आप चाहे तो यहाँ पर बल्ब लगा सकते हैं या कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये जो है सेम टू सेम मोटर जैसा संरचना है। अब इसको घुमाएंगे तो यहाँ से डीसी एसी नहीं करंट निकलेगा, यहाँ पर डीसी करंट निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लग गया है, विभक्त वलय लग गया है। यहाँ पर धारा की दिशा जो है एक समान होगी, माने जो प्लस है वो प्लस ही रहेगा, जो माइनस है वो माइनस रहेगा। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जो पिछला वाला था, अगर 2 रिंग लगा देंगे तो एसी हो जाएगा, और एक ही विभक्त वलय लगा देंगे, एक रिंग में आधा आधा लगाएंगे दोनों तरफ मोटर की संरचना जैसे, तो वो डीसी जनरेटर हो जाएगा। बाकी सेम चीज़ है, इसको भी इंजन की सहायता से घुमाया जाता है, और एसी को भी इंजन की सहायता से घुमाया जाता है, तो वो एसी करंट देता है और डीसी करंट देता है। लेकिन ये जो जनरेटर है ये बहुत उपयोगी नहीं है। उपयोगी इसलिए नहीं है क्योंकि आप खर्चा उतना ही कर रहे हैं, हर चीज़ उतना ही कर रहे हैं। आप डीजल जलाएंगे या पेट्रोल जलाएंगे इंजन को चलाने के लिए, तब तो जाके ये चलेगा। तो जब डीजल हम जला ही रहे हैं तो फिर डीसी करंट क्यों प्राप्त करें? क्योंकि घर में मान लीजिए कि जितना भी किसी घर में जो अधिकांश चीज़ें होती हैं वो सब एसी से चलने वाली होती हैं। जैसे फैन हो गया, प्रेस हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया या टीवी हो गया, कोई भी चीज़ें होती है तो सारा का सारा किससे चलता है? एसी से चलता है। तो फिर हम डीसी लेके करेंगे क्या? इसलिए क्या किया जाता है कि डीसी जनरेटर जो है ज़्यादा उपयोगी नहीं है। बस यहाँ पर 2 रिंग लगा देंगे, वो एसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एसी जनरेटर का ही काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है, डीसी जनरेटर का ज़्यादा उपयोग नहीं होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और इस साल बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अब एक साइंस के नए ब्रांच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।